नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे संस्कृत पैडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम हुए सीटेट के, उनसे मैंने क्वेश्चनों को जो है शामिल किया है। जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के जो होते हैं, दोनों में से क्वेश्चनों को मैंने लिया है कंबाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास को कुल मिलाकर जो संस्कृत की पैडागोजी की 28 क्लासेज हो जाएंगी। यदि आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जो संस्कृत पैराग्राफ है वो भी मैंने काफ़ी सोल्व करवा दिए हैं, वो कई सारे मैंने पेपर भी सोल्व करवा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो आज की क्लास है इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि बालस्य जीवनस्य विषये महत्वपूर्ण घटनानां विषये शिक्षक अवलोकनं करोति तेषां उपरि वर्णनात्मकम् अभिलेखनं च करोति किम तत् कथ्यते। तो इसका अर्थ है कि बच्चे के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकन करता है, उनके ऊपर वर्णनात्मक अभिलेख लिखता है, किम तत् कथ्यते, उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा गया है कि बच्चे के जीवन के विषय में और महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकन करता है और उसके ऊपर वर्णनात्मक जो अभिलेख है वो लिखता है। तो इसे क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अनुष्ठान शास्त्रम, टिप्पणी शास्त्र। सेकंड ऑप्शन है संचीनी यानी कि पोर्टफोलियो। थर्ड ऑप्शन है अवलोकनम, अवलोकन। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है उपाख्यानात्मकम अभिलेखनम यानी उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो देखिए, बच्चे के जब जीवन के विषय में और महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जो शिक्षक है वो अवलोकन करता है और उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो वर्णनात्मक अभिलेख लिख रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पोर्टफोलियो। ठीक है। तो पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या होता है, जिसमें जो बच्चे का जो जीवन है उससे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जो जानकारी होती है उसमें वो लिखी होती है। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पोर्टफोलियो। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन संचीनी। संचीनी का अर्थ होता है पोर्टफोलियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उपकारकम भवति। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संभाषण कौशल के यानी बोलना कौशल के अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक दूसरा कारक होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बोलना कौशल होता है उसके अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो कारक है, सबसे अधिक उपयुक्त जो कारक है वो कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कस्यचित् विषयस्य उपरि छात्रैः एका लघवी औपचारिक प्रस्तुति करण्या। किसी विषय के ऊपर छात्रों को जो है एक लघु औपचारिक प्रस्तुति करना। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक छात्रेभ्य एकम उद्देश्य मूलकम सूत्रलेखनम दद्यात्। शिक्षक को जो है छात्रों को एक उद्देश्य मूलक यानी सूत्रलेख वो देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है प्रदत्तानाम संकेतानाम आधारेण छात्रा कथया स्वबुद्ध्या स्वशब्दै उपस्थापनम कुर्यु। तो जो दिए हुए संकेत हैं उनके आधार पर छात्रों को कथा को अपनी बुद्धि के द्वारा और अपने शब्दों में ही उसका क्या करना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है छात्रैः एकस्य परियोजनाया उत्तमम अभिलेखनस्य प्रस्तुति कार्या। कि छात्रों के द्वारा जो है एक परियोजना का जो उत्तम अभिलेख है उसे प्रस्तुत कार्य करना चाहिए। तो जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें से किससे जो है जो बोलना कौशल है उसका जो अभ्यास है वो सबसे अधिक होगा, कौन सा सबसे उपयुक्त रहेगा। तो देखिए, जो सबसे उपयुक्त रहेगा वो रहेगा थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कि जो दिए हुए संकेत हैं उनके आधार पर जो छात्र हैं उनको जो कथा है, कथा को जो है अपनी बुद्धि से और अपने शब्दों के द्वारा उसकी क्या करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो शिक्षक है, शिक्षक का उद्देश्य होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी जो थिंकिंग है उसको सृजनात्मक बनाए, उसे रचनात्मक बनाए, ताकि जो बच्चा है वो जो क्या कर सके, खुद से कुछ नया कर सके, कुछ नया सोच सके। ठीक है। जब दिए हुए कोई संकेत होगा अनुपादायित कोई छात्र जो है कथा को जो है लिखेंगे अपनी बुद्धि के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा, तो उससे क्या होगा, उनकी जो थिंकिंग है वो क्या होगी, वो सृजनात्मक होगी। इसमें जो आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रदत्त विषयमाधिकृत्य यदा छात्रा एकां लघु कवितां रचितुं निर्दिशति तदा स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए विषय का अध्ययन करके जब छात्रों को एक लघु कविता की रचना करने के लिए निर्देश दिया जाता है तब वह, फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतनम करोति, सृजनात्मक चिंतन करता है। सेकंड ऑप्शन है समानुभूति चिंतन करोति।
समान अनुभूति चिंतन करता है। थर्ड ऑप्शन है सहानुभूति चिंतनम करोति, सहानुभूति चिंतन करता है। लास्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक चिंतनम करोति, सांस्कृतिक चिंतन करता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विषय दिया गया है, उस पर जो है छात्रों को कहा गया है कि पहले इसका आप अध्ययन करें और फिर जो है छात्रों को उस पर एक लघु छोटी कविता रचना करने के लिए निर्देश दिया गया है किसी शिक्षक के द्वारा। तो ये जो निर्देश दिया है तो इसका प्रॉफिट क्या है, ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे होगा क्या, जो छात्र है वो क्या करता है, वो जो है सृजनात्मक चिंतन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब छात्र क्या करेंगे, खुद से क्या करेंगे, एक लघु छोटी कविता लिखेंगे तो छात्र को क्या करना पड़ेगा, शब्दों को सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे जो कविता है वो मैं जो है किन किन शब्दों से बनाऊं, किन किन शब्दों को जो है शामिल करूं उसमें। तो जब छात्र जो है खुद से सोचेंगे, नए नए शब्दों से जो किसी कविता, एक छोटी कविता का निर्माण करेंगे, रचना करेंगे, तो इससे इनकी जो थिंकिंग है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, जब छात्र जो है खुद से सोच कर कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो वो कहलाता है सृजनात्मक चिंतन। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, और सृजनात्मक चिंतन और रचनात्मक चिंतन बात एक ही है, दोनों जो क्या है, दोनों जो है पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यापकम पठनम छात्राणाम रुचिम वर्धति। व्यापक जो पठन है वो छात्रों की रुचि बढ़ाता है, किसमें बढ़ाता है। ठीक है, तो व्यापक का मतलब यहाँ पर है कि यदि कोई भी पाठ है उसको क्या कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट उसको जो है पढ़ने में ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा समय यदि छात्र लेगा तो वो रुचि जो छात्र हैं उनमें जो रुचि बढ़ेगी, तो किसके लिए रुचि बढ़ेगी, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अपरिचितानाम शब्दानाम अर्थस्य अनुमान करने। जो अपरिचित शब्द हैं उनका अर्थ लगाने में, उनका अर्थ का अनुमान लगाने में। सेकंड ऑप्शन है पाठे आगतेषु व्याकरण विषयेषु, यानी पाठ में जो आए व्याकरण के विषय हैं उनमें। सी ऑप्शन है कविता संपाठे, कविता का पाठ करने में या कविता पढ़ने में। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आनंदार्थम पाठस्य पठने, कि आनंद के लिए पाठ का पाठन करने में, पाठ को पढ़ने में। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यापक पठन है ना, व्यापक पठन छात्रों की रुचि बढ़ाता है। तो व्यापक पठन यानी कि यदि कोई बच्चा समय लेकर पढ़ रहा है तो उससे जो छात्र हैं, छात्रों में जो रुचि बढ़ेगी तो वो किस में बढ़ेगी। तो देखिए जब जो छात्र है वो ज़्यादा समय लेकर पढ़ेगा तो उसमें जो छात्र हैं उनके अंदर जो रुचि किसके लिए आएगी, तो जो अपरिचित शब्द हैं उनका अर्थ का जो अनुमान है उसे लगाने में। ठीक है, कि ये जो अपरिचित शब्द हैं इनका अर्थ क्या है, उसका अनुमान लगाने का समय जो है छात्रों को मिल जाएगा जब जो छात्र है, जब जो ज़्यादा समय लेकर के यदि वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, वो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जो व्यापक पठन है वो छात्रों की रुचि बढ़ाता है, किसमें, अपरिचित शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाने में। और एक बात मैं आपको बताऊं तो जो अर्थ है और अनुमान है, यदि किसी भी जो पाठ है उसका अर्थ करते हुए पढ़ा जा रहा है या अनुमान लगा के पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टैग होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत पेडागोजी हो, जो भी आप जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यदि किसी में भी ऑप्शन आता है तो वो 99% जो सही होगा यदि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है तो। और एक बात और आप याद रखिए, यदि कोई भी क्वेश्चन है और उसके आंसर में पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो भी 99% जो सही ही मिलता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा जो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि शिक्षक लेह इत्योपरि एकस्य पाठस्य आरंभम करोति। तो शिक्षक लेह इति अस्य, जब इसकी संधि विच्छेद होगी, संधि विच्छेद तो होगा इति अस्य ऊपरी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पाठ का आरंभ या शुरुआत करता है। ठीक है, तो शिक्षक है कोई, वो ले यानी ले इसके ऊपर जो है एक पाठ की शुरुआत करता है। आरंभात पूर्वम से अधो निर्दिष्टम चित्रम कृष्ण फल के लिखित्वा चर्चाम आरभते। आरंभ से पहले यानी आरंभ करने से पहले या शुरू करने से पहले वह जो है नीचे जो है निर्दिष्ट चित्र को जो है कृष्ण फलक यानी श्यामपट्ट पर लिखकर चर्चा शुरू करता है। तो देखिए उसने ये लिख दिया लेह, और इसके चारों तरफ लिख दिया प्रसिद्ध स्थान, इधर लिख दिया राइट हैंड पर खाद्यम संस्कृतश्च, यानी खाद्य और संस्कृति, इधर वातावरण और नीचे भाषा। ठीक है, तो आगे इसमें पूछा गया कि कृष्ण फल के शिक्षकेन विरचितम एतत् चित्रम अस्ति। तो कृष्ण फलक पर यानी जो श्यामपट्ट है उस पर शिक्षक के द्वारा ये जो चित्र खींचा गया है यह चित्र है। तो कौन सा चित्र है, फर्स्ट ऑप्शन है राज्य मानचित्रम, राज्य मानचित्र। सेकंड है संकल्पना मानचित्रम, संकल्पना मानचित्र। थर्ड है विषयक मानचित्रम, विषयक मानचित्र। और लास्ट ऑप्शन है मानचित्रण यंत्र, मानचित्रण यंत्र।
तो देखिए जब जो शिक्षक है, शिक्षक ने इस प्रकार की जो चित्र है वो बनाया, ठीक है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या कर सके, वो जो है अपनी संकल्पना उसको लगा सके, अपनी कल्पना कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चित्र कहलाएगा वो कहलाएगा संकल्पना मानचित्र। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रभावी रूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनम करिष्यन्ति यदा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है प्रभावी रूप से बच्चे जो लेखन है उसका अधिगम करेंगे जब। तो कब करेंगे प्रभावी रूप से बच्चे लेखन का अधिगम, ये अब आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेख्यम छात्रा शिक्षकात आज्ञापनेन स्वीकुर्वन्ति। जब लेख मतलब जब लेख छात्र जो है शिक्षक से आज्ञा के द्वारा, ठीक है, आज्ञा से क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऑप्शन 2 है लेख्यम छात्रनाम संदर्भानुकूलम सार्थकम च भवति, कि जब लेख जो छात्रों के संदर्भ के अनुकूल होगा और सार्थक होता है तब। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकस्य संदर्भानुकूलम संस्कृतिपरकम च लेख्यम भवति, कि शिक्षक के संदर्भ के अनुकूल और संस्कृतिपरक लेख होता है जब। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कथित ध्वनि लिखित रूप से संबंध लेख्ये अस्ति, कि जो कथित ध्वनि है उसके लिखित रूप के जो संबंध में जो लेख है वो है, ठीक है। तो अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को तो समझाते हैं। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रभावी रूप से जो बच्चे हैं वो लेखन जो है उसका अधिगम कब करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि जो लेख है, लेख में जो छात्र हैं वो शिक्षक, लेख को जो है जो छात्र हैं वो शिक्षक की आज्ञा से स्वीकार करते हैं। सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है कि लेख छात्रों के संदर्भ के अनुकूल और सार्थक होता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के संदर्भ के अनुकूल और संस्कृतिपरक लेख होता है। और लास्ट ऑप्शन है कि कथित ध्वनि में जो लिखित रूप है उसके संबंध में लेख है। तो सही आंसर इसमें अब कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रभावी रूप से जो बच्चे हैं वो लेखन का अधिगम कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो कब करेंगे बच्चे प्रभावी रूप से लेखन का अधिगम, तो जब करेंगे जब जो लेख है वो छात्रों के क्या होगा, संदर्भ के अनुसार होगा, संदर्भ के अनुकूल होगा और सार्थक होगा। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा कि जो लेख है वो छात्रों के संदर्भ के अनुकूल होगा और सार्थक होता है, ठीक है। साथ यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि एक पॉजिटिव टैग वर्ड है संदर्भ अनुकूल या संदर्भ अनुसार, ठीक। तो जिसमें भी ये होगा, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये संदर्भ अनुसार या संदर्भ अनुकूल होगा, हिंदी पेडागोजी चाहे संस्कृत पेडागोजी हो, चाहे जो आपका CDP वाले में पोर्शन में जो पेडागोजी होता है उसका पोर्शन हो, तो उसमें जो संदर्भ अनुकूल है ये सही होगा यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो आंसर होगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि जो लेख है वो छात्रों के संदर्भों के अनुकूल यानी अनुसार और सार्थक होता है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो जो है प्रभावी रूप से जो लेख है, लेखन है उसका अधिगम करेंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है कुशलम पठनम नास्ति, कुशल पठन नहीं है। तो इनमें से कौन सा कुशल पठन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मकम, संरचनात्मक। सेकंड है कल्पनात्मकम, कल्पनात्मक। थर्ड है प्रगतिशीलम, प्रगतिशील। और लास्ट ऑप्शन है सुचिंतितम, सुचिंतित। तो कुशल पठन इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं सुचिंतितम, ठीक है, तो ये क्या है, ये कुशल पठन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यदि आपको पढ़ना है तो आप चिंतित रह करके नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई चिंतित है और वो पढ़ रहा है तो वो ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, सुचिंतितम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है भाषा या पाठ्यक्रम में, भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य से सन्निवेशे, साहित्य के समावेश में अधोलिखितेषु कस्य महत्वम नास्ति, निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य के समावेश में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एतत्व केवलम श्रवण संभाषणे पोषति, यह केवल जो सुनना है और जो बोलना है उसका ही पोषित करता है, उसे ही पोषित करता है, उसे ही पूरा करता है। सेकंड ऑप्शन है एतत् विश्वसनीय सामग्री अस्ति, यह विश्वसनीय सामग्री है। और जो तीसरा ऑप्शन वो ये है एतत् अन्येषां संस्कृतिं ज्ञातुं छात्राणां साहाय्यं करोति, यह जो दूसरी संस्कृति है उनको जानने में छात्रों की सहायता करता है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है व्यक्तिगतां प्रतिक्रियां दातुं, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने के लिए एतत् छात्रान् प्रोत्साहति, यह छात्र को प्रोत्साहित करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा के पाठ्यक्रम में और साहित्य के समावेश में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है, नहीं का आप याद रखेंगे, ठीक है। तो भाषा के पाठ्यक्रम में और साहित्य के समावेश में
निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की कि यह केवल जो सुनना और बोलना है उसी का ही पोषण करता है, तो ऐसा नहीं है कि जो भाषा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो साहित्य समावेश है, ठीक है, वो केवल जो सुनना और बोलना उसी को ही पोषित करता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो केवल है, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, ये लिमिट पैदा करता है। क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, नेगेटिव है। कैसा है क्वेश्चन, नेगेटिव। तो जब क्वेश्चन नेगेटिव होगा और जो ऑप्शन है वो, तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा कि यह केवल सुनना और बोलने को ही क्या करता है, पोषित करता है, उसी का पालन करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भाषा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो साहित्य का समावेश है वो जो है निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है, तो यह केवल सुनना और बोलने को ही पोषित नहीं करता है, ठीक है, जो पढ़ना और लिखना उसको भी पोषित करता है। तो कहने का मतलब ये है। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन की, तो ये भी ठीक है, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी। तो कौन सा नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नास्ति पूछा गया है, तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वाइगोत्स्को महोदयस्य पृष्ठाश्रस्य परिकल्पनानुसारं शिक्षकः भाषाया छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन वा कार्यं कर्तुम् अवसरं दद्यात् यत्। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वाइगोत्स्की महोदय के पृष्ठ के आश्रय की परिकल्पना के अनुसार शिक्षक को भाषा में छात्रों को युग्म का मतलब होता है जोड़ों में, और वाकार्थ हो गया और समूह में कार्य करने के अवसर देने चाहिए, तो क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की महोदय, उनके पृष्ठ आश्रय की परिकल्पना के अनुसार शिक्षक को भाषा में छात्रों को जोड़ों में यानी कि युग्मों में और समूह में कार्य करने के अवसर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है एतेन कार्यस्य प्रबंधने शिक्षकस्य सहायता भवति, इससे कार्य के प्रबंधन में शिक्षक की सहायता होती है। सेकंड ऑप्शन है छात्रनाम परस्परम वार्तालापेन शिक्षकस्य विश्राम भवति, छात्रों को परस्पर वार्तालाप करने का जो है, छात्र को परस्पर वार्तालाप करने से शिक्षक को विश्राम मिलता है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक भावस्य आदान प्रदानम महत्वपूर्णम माध्यम भवति येन अधिगम भवति, तो जो सामाजिक भाव है, सामाजिक भाव का आदान प्रदान करने से जो महत्वपूर्ण माध्यम होता है ये अधिगम भवति, जिससे जो अधिगम वो होता है। और लास्ट ऑप्शन है एवं विधम सामाजिक दान प्रदानम छात्रान भाषाधिगमात् पथभ्रष्टान करोति, इस प्रकार का जो सामाजिक दान है उसे प्रदान करने से छात्रों को जो है जो भाषा अधिगम है उससे जो उसका पथ है, जो रास्ता है, उसको जो है भ्रष्ट करने का यानी कि उसको जो है रास्ते से भटकाने का अवसर मिलता है, ठीक है, या जो पथ भ्रष्ट है वो होता है। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए जब जो बच्चे हैं, ठीक है, जब मतलब बच्चे हैं, बच्चों को क्या किया जाएगा, जब बच्चों को, जो छात्रों को जो है भाषा की कक्षा में क्या किया जाएगा, युग्मों में यानी कि जोड़ों में और समूह में कार्य करने के अवसर दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो छात्र है, तो छात्र क्या करेंगे, जो सामाजिक भाव है, ठीक है, जो सामाजिक भाव है उसको आदान प्रदान करने और जो महत्वपूर्ण मतलब जो सामाजिक भाव है उसको आदान प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण माध्यम होता है, ठीक है, और इससे क्या होगा, वो अधिगम होगा। आई बात समझ में। तो जब छात्रों को समूहों में और जोड़ों में कार्य करने का अवसर दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो सामाजिक भाव है उसका आदान प्रदान जो है महत्वपूर्ण माध्यम होता है, तो इससे क्या होगा, अधिगम होता है। इससे बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। जब बच्चे को जो समूह बना दिए जाएंगे या जोड़ों में उनसे जो है कार्य करने का अवसर दिए जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो सामाजिक भाव है उसके क्या करेंगे, उससे वो जो है अपना जो विचार है, कम्युनिकेशन है वो कर पाएंगे, ठीक है, आदान प्रदान कर पाएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। और इससे क्या होता है, जो अधिगम है वो सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है ज्ञानवादी नाम अवधारणानुसारम, तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी अवधारणा के अनुसार भाषा शिक्षक की दृष्टिया बालानाम त्रुटियां सन्ति, भाषा शिक्षक की दृष्टि में जो बच्चे हैं, बच्चे की त्रुटियां हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है संज्ञानात्मक अवधारणा के अनुसार भाषा शिक्षक की दृष्टि में जो बच्चे हैं, बच्चों की त्रुटियां हैं। तो क्या है, बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो, फर्स्ट ऑप्शन है अधिगमे बाधक रूपेण, अधिगम में बाधक के रूप में है। सेकंड ऑप्शन है अधिगमस्य अंग रूपेण येन चिंतने सहायताम लभ्यते, अधिगम के अंग के रूप में या हिस्से के रूप में जिससे चिंतन में सहायता मिलती है। थर्ड ऑप्शन है तत्क्षणे एवता निवारणीया भवन्ति येन तासाम पुनरावृत्ति न भवेत, उस क्षण जो है उनका जो है निवारण कर देना चाहिए, निवारण होते हैं जिससे जो उनकी पुनरावृत्ति है वो दोबारा से ना हो। यानी कि इसमें एक आ गया तीसरे वाले ऑप्शन में, यदि जो छात्र हैं
वो जो गलतियाँ जो करते हैं, त्रुटियाँ जो करते हैं, तो भाषा शिक्षक की दृष्टि में वो क्या होनी चाहिए, उसी क्षण जो उनको क्या करना चाहिए, उनका निवारण कर देना चाहिए, जिससे उनकी पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि तेषां निराकरणम शीघ्रतया करणम, कि उनका जो निराकरण है वो शीघ्र ही कर देना चाहिए, जल्दी कर देना चाहिए। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए जो ज्ञानवादी अवधारणा है उसके अनुसार जो भाषा शिक्षक है उसकी दृष्टि में जो बच्चे हैं उनकी जो त्रुटियां वो क्या है, वो ये है कि जो अधिगम है, ठीक है, अधिगम के अंग के रूप में है ना, उसके हिस्से के रूप में क्या है, ये जो गलतियां हैं, क्योंकि गलतियां जो मतलब जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। तो जो त्रुटियां हैं ये भी क्या होती हैं, एक जो है अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अधिगम का हिस्से के रूप में इनको क्या करना चाहिए, इनको जो है अधिगम हिस्से के रूप से जो है चिंतन करने में सहायता मिलती है। तो ये त्रुटियां क्या हैं, तो इसमें जो अधिगम से जो है अंग के रूप में या हिस्से के रूप में इनसे क्या होता है, चिंतन करने में सहायता मिलती है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने आपको बताया भी था कि जो लैंग्वेज फर्स्ट है संस्कृत की, और जो लैंग्वेज सेकंड है उनमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जब सीटेट की एग्ज़ाम की डेट आएगी तब आपको पता लग ही जाएगा। अभी तक तो कोई जो डेट है ऑफिशियल वो नहीं आई है। हाँ, एक जो न्यूज़ ये जरूर आ रही है कि जो CBSE है वो 25 जून को जो है इसके बारे में डिसीजन लेगा, फैसला लेगा कि आखिर जितने भी CBSE के जो एग्ज़ाम हैं वो कब कराए जाएं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और क्या करें, आप जो है अपनी तैयारी को करते रहिए।